नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है उत्तराखंड का नदी तंत्र या अपवाह तंत्र या जल तंत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड क्या है, एक पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ अनेक छोटी बड़ी जलधाराएं हैं। तो राज्य की जो जो छोटी बड़ी जलधाराएं हैं, इनमें से कुछ प्रमुख यहाँ की नदियां हैं, जैसे भागीरथी हो गई, भिलंगना हो गई, अलकनंदा हो गई, काली हो गई, और भी कई प्रमुख यहाँ पर नदियां हैं। तो जब कोई नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर, और अगर हम उत्तराखंड क्षेत्र की बात करें, या अपने अंतिम जहाँ तक वो समुद्र में मिलती है, जो उसका अंतिम बिंदु होता है, वहाँ तक अपने उद्गम से लेकर और अंतिम पड़ाव तक, तो उसके बीच जितनी भी नदियाँ उसमें आके मिलती हैं, तो वो संपूर्ण जो उनका क्षेत्र होता है उद्गम से लेकर अंतिम बिंदु तक, वह क्या कहलाता है, उसका अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र कहलाता है। वो एक प्रकार से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक जाल के रूप में, जो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां उस मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, उसको वो क्या करते हैं, एक तंत्र बनाती हैं, जिसको हम अपवाह तंत्र या जल तंत्र भी कह सकते हैं। तो इसी क्रम में हम अगर उत्तराखंड को देखें, तो यहाँ पर जो मुख्य नदी है हमारी गंगा नदी, यानी देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी जो मुख्य नदी है गंगा, तो उसका ही एक भाग है, यानी जो उत्तराखंड है उसकी जो हमारा प्रमुख जल तंत्र है, उसमें गंगा नदी तंत्र आता है। और जो उसकी सहायक नदियां हैं, यानी जितनी भी नदियां हैं, वो सब गंगा के सहायक नदियां के रूप में यहाँ पर बहती हैं। लेकिन ये तो मुख्य रूप से बात हो गई गंगा की। लेकिन अगर हम राज्य के संदर्भ में देखें, तो यहाँ पर हम जो नदी तंत्र हैं या अपवाह तंत्र हैं, उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। ये हम मंडल के हिसाब से, यानी अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इसका विभाजन करते हैं। पहला हो गया गढ़वाल मंडल की नदियाँ, और दूसरा हो गया कुमाऊं मंडल की नदियाँ। अब इसमें हम गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें, तो यहाँ पर हमें चार प्रमुख अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं प्रमुख रूप से। यानी इसके अलावा और भी हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए, तो चार प्रमुख अपवाह तंत्र हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है भागीरथी भिलंगना का अपवाह तंत्र। दूसरा है अलकनंदा अपवाह तंत्र। उसके बाद यमुना टॉन्स का अपवाह तंत्र। और कुमाऊं मंडल की बात की जाए, तो यहाँ पर काली नदी का अपवाह तंत्र प्रमुख रूप से है। अगर इसके अलावा हम बात करें, तो पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र, कोसी, दापका, गौला, देहुआ और आदि काफ़ी छोटी बड़ी नदियां हैं जो नदी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी उनका एक अपवाह तंत्र है, जिसके बारे में हम इस विषय में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा मुख्य विषय है, यानी जो हमारा आज का केंद्रित विषय है, उसका नाम है यमुना टॉन्स अपवाह तंत्र। तो इसमें सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं, जो ये चार प्रमुख नदी तंत्र हैं, इनको हम मैप में देख लेते हैं। तो जो चार प्रमुख नदी तंत्र हैं या अपवाह तंत्र हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर पश्चिम से हम पूर्व की ओर चलें, यानी देहरादून से पिथौरागढ़ की ओर चलें, तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है यमुना और टॉन्स का अपवाह तंत्र। तो इसमें सबसे पहले यमुना टॉन्स का अपवाह तंत्र हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें भागीरथी अपवाह तंत्र दिखाई देता है। उसके बाद चमोली में पहुंचते हैं, तो यहाँ से अलकनंदा अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है। और इन दोनों के संगम से, यानी देवप्रयाग से आगे हमें गंगा नदी तंत्र दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में बहने वाली नदी है पश्चिमी रामगंगा, यानी उसका नदी तंत्र हमें दिखाई देता है। उसके अलावा कोसी हो गई, गौला, दापका, देहुआ और आदि कई प्रमुख तंत्र हमें बीच में दिखाई देते हैं। और इसके बाद जो अंतिम प्रमुख नदी तंत्र है, यानी कुमाऊं का प्रमुख रूप से नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र हमें पूर्व में दिखाई देता है, जो भारत और नेपाल की बॉर्डर को बनाता है।
तो ये प्रमुख नदी तंत्र हैं हमारे उत्तराखंड में। तो इनको हम देखते हैं। इनमें से सबसे पहले आज हम जानेंगे यमुना और टॉन्स नदी तंत्र के बारे में। तो ये है यमुना का नदी तंत्र या जल तंत्र। अगर यमुना के उद्गम की बात की जाए तो जो यमुना नदी का उद्गम है वह यमुनोत्री कांठा से होता है, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा से यमुना निकलती है। और जो ये यमुनोत्री कांठा है वह भाग है बंदरपूछ ग्लेशियर श्रेणी का, यानी बंदरपूछ ग्लेशियर जो श्रेणी है उसका एक भाग है यमुनोत्री कांठा। और यमुनोत्री कांठा से ही जो हमारी यमुना है उसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यमुना आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है यमुनोत्री धाम में। और जो ये अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो ये 4 धामों में से एक है। और इसका जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण है, वह प्रताप शाह के द्वारा 1872-73 के आसपास किया जाता है। और फिर इसके बाद ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर लगातार पानी के बहाव के कारण इसमें आपदाएं आती रहती हैं, या इसमें जो मंदिर क्षेत्र परिसर है उसमें नुकसान होता रहता है। तो इस कारण इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कुछ समय बाद, यानी इसके मंदिर निर्माण के बाद, रानी गुलेरिया द्वारा यानी जयपुर की महारानी द्वारा इसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और आगे भी समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया जाता रहा है। इसमें अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो इसके पास ही यहाँ पर प्रमुख रूप से एक सूर्य कुंड भी है, जिसमें श्रद्धालु आलू या चावल डालकर उनको वहाँ से निकालते हैं और उनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसके बाद इसमें काफ़ी छोटी बड़ी नदियाँ आके मिलती हैं। इसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है खड़साली में। और खड़साली में इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदी है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा आके मिलती है, यह बंदरपूछ ग्लेशियर से ही यह नदी निकली है और यह जानकी चट्टी के पास खड़साली में मिल जाती है यमुना नदी से, यानी यमुना की प्रमुख एक सहायक नदी है। और इससे जो ऊपर का क्षेत्र, यानी इनकी खरसाली से जो ऊपर का भाग है वह सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। इसके बाद ऋषि गंगा के बाद नदी आगे बढ़ती है और हनुमान चट्टी के पास इसमें मिल जाती है हनुमान गंगा। और जो ये हनुमान गंगा है इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह भी बंदरपूछ ग्लेशियर ही है, यानी बंदरपूछ ग्लेशियर के पास ही यह निकली है। इसके बाद नदी और आगे बढ़ती है और यह नौगांव के आसपास इसमें कमलगाड़ नामक नदी मिल जाती है और यह पुरोला के क्षेत्र से होकर आगे बढ़ती है कमलगाड़। तो यानी पुरोला किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कमलगाड़ के तट पर स्थित है। इसके बाद नौगांव के बाद इसमें काफ़ी छोटी बड़ी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलती रहती हैं, जिनमें इनके प्रमुख जो नाम हैं वो हैं हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खतनू गाड़, बरनी गाड़, मुगरा गाड़, गडोली गाड़, पुजार गाड़ और भी अन्य कई इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसमें आके मिलती रहती हैं। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और यह पहुंच जाती है कालसी के पास। और कालसी के पास ही इसमें एक जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वह टॉन्स आकर इसमें मिल जाती है। अगर हम टॉन्स की बात करें तो जो टॉन्स नदी है वह निकली है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। यह स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। यह टॉन्स नदी, इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, सुपिन शाखा और रुपिन शाखा। यह दोनों के मिलने से यह टॉन्स नदी बनी है। और जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है यहाँ से टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है
और दूसरी जो रुपिन शाखा है वह हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार यानी डोडरा क्वार नामक क्षेत्र से निकलती है। और नेटवाड़ यानी उत्तरकाशी में ही यह नेटवाड़ के पास आके दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। और इसके बाद आगे कुछ दूरी तक चलकर इस नदी का जो प्राचीन नाम था तमसा, तमसा के नाम से ये स्थानीय क्षेत्र में जानी जाती है। और माना जाता है कि जो इसका नाम जो परिवर्तन हुआ यानी तमसा से टॉन्स हुआ, वह माना जाता है कि जब अंग्रेजों के टाइम यानी ब्रिटिश काल में इसका नाम टॉन्स से तमसा हो यानी तमसा से टॉन्स हो गया, यानी ये परिवर्तन हो गया। तो ये आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, तमसा या टॉन्स। इसके बाद नदी नेटवार से आगे बढ़ती है, देहरादून में एंटर करती है और देहरादून में ये हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और इसमें इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है पाबर नदी, वो आगे मिल जाती है। और ये जो पाबर नदी है यह भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और इसमें आके मिल जाती है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है कालसी के पास। और कालसी और डाक पत्थर के बीच यानी कालसी और डाक पत्थर के बीच ये मिल जाती है अपनी जो मुख्य इसकी नदी है यमुना में। और जो टॉन्स नदी है वह अपने उद्गम स्थान से और कालसी के बीच तक का जो उसका सफ़र है वो 148 किलोमीटर है, यानी 148 किलोमीटर या अपनी दूरी तय करती है। इसके बाद यह यमुना में मिल जाती है। ये जो टॉन्स नदी है यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और यह यमुना से 2.5 गुना जल ज़्यादा लेकर आती है, यानी यमुना की मुख्य सहायक नदी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यमुना में दोनों का संगम हो जाता है और इसके बाद टॉन्स का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जो ये नदी है यमुना के नाम से ही आगे बढ़ती है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है डाक पत्थर में। और डाक पत्थर में इस पर एक बैराज बना हुआ है, यानी बैराज को आप समझ सकते हैं एक छोटे डैम समझ सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य या तो नदी को डाइवर्ट करना होता है या तो फिर उससे कोई कैनाल वगैरह निकालना। इस पर एक डाक पत्थर में एक बैराज बनाया गया है और यहाँ से एक कैनाल निकाली गई है, यानी एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है शक्ति नहर। और ये शक्ति नहर इसके ही समांतर चलती है, यानी दोनों साथ में आगे बढ़ती हैं। इसके बाद इसी शक्ति नहर में आगे चलकर रामपुर मंडी नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर आसरोड़ी देहरा मार्ग से निकली है आसन नदी और ये आसन नदी मिल जाती है रामपुर मंडी के पास। इसमें आपको ध्यान रखना ये है कि जो ये आसन नदी है ये डायरेक्ट यमुना में नहीं मिलती है, ये मिलती है शक्ति नहर में। और शक्ति नहर किसका भाग है? यमुना का ही भाग है, इसलिए इसको यमुना में माना जाता है और आगे चलकर ये भी यमुना में मिल जाती है। तो ये रामपुर मंडी के पास मिल गई आसन नदी और इसी के पास ही इस पर एक बैराज बनाया गया है, यानी शक्ति नहर पर एक बैराज बनाया गया है, आसन बैराज, जो वर्ल्ड कंजर्वेशन भी बना है। और ये 1967 में ये बैराज बना और यहाँ पर लगभग 53 यानी 53 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। रामपुर मंडी के पश्चिम में ही जहाँ पे आसन नदी मिलती है उसके पश्चिम में थोड़ा सा आगे यहाँ पर बरौरी नाम की जगह है, जहाँ पर यमुना की प्रमुख सहायक नदी गिरी गंगा इसमें आकर मिल जाती है। और गिरी गंगा निकली है हिमाचल प्रदेश के खड़ा पत्थर नामक स्थान से और यह नदी सिरमौर को 2 भागों में, यानी जो सिरमौर जिला है उसको विभाजित करते हुए आगे बढ़ती है और बरौरी नामक स्थान पर मिल जाती है यमुना में। इसके बाद यमुना आगे बढ़ती है और इसी के तट पर ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है एक प्रमुख गुरुद्वारा पौंटा साहिब। पौंटा साहिब किसके तट पर है? यमुना के ही तट पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
इसके बाद नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और इसी के पास हिमाचल प्रदेश से एक और नदी जिसका नाम है बाटा, ये आकर मिल जाती है यमुना में। ये यमुना में आके मिल जाती हैं और इसके बाद यमुना और आगे बढ़ती हैं और धालीपुर नामक स्थान से ये उत्तराखंड की सीमा से बाहर चली जाती है। तो अगर उत्तराखंड की सीमा की बात की जाए तो 136 किलोमीटर यानी 136 किलोमीटर यमुना का जो प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र है वह उत्तराखंड में है। यानी उद्गम से लेकर ये धालीपुर तक 136 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है। इसके बाद अगर इसका पूरा यानी स्टार्टिंग से उद्गम क्षेत्र से और इलाहाबाद तक की या प्रयागराज तक की लंबाई की बात की जाए तो ये 1384 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र बनाती है अपने उद्गम से गंगा में मिलने तक। इसके अलावा कुछ यमुना से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर यमुना के प्राचीन नामों की बात की जाए तो यमुना के जो प्राचीन नाम है उसमें यमुना को कलिंदजा या कालिंदी नदी, यमी यानी यम की बहन, आसित या आसित और सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ये यमुना के अन्य नाम हैं। और जो ये आसित या असित नाम है, माना जाता है कि यमुनोत्री में, जहाँ पे यमुनोत्री वर्तमान में धाम है, वहाँ पर आसित ऋषि की कुटिया हुआ करती थी और उन्होंने ही यमुना की खोज की थी। तो इसी कारण इसका एक नाम आसित या असित भी है। इसके अलावा इन नदियों पर अगर जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए तो इसमें टॉस नदी पर इचारी और किसाऊ बांध प्रमुख रूप से बने गए हैं। इचारी बांध के 2 पावर स्टेशन हैं, छिब्रो और खोदरी। जो छिब्रो परियोजना है, ये वो पावर स्टेशन है, ये 240 मेगावाट का है और जो खोदरी है वो 120 मेगावाट का है। और किसाऊ बांध जो अभी जिसमें काम अभी चल रहा है, ये 660 मेगावाट ये प्रस्तावित है कि यहाँ से मैक्सिमम जो विद्युत है उसका उत्पादन किया जा सकेगा। इसके अलावा शक्ति नहर, इस पर भी 2 पावर स्टेशन बने हुए हैं, ढाकरानी और ढालीपुर। ढाकरानी 33.75 मेगावाट और ढालीपुर 51 मेगावाट। ये दोनों इस पर परियोजनाएं इन पर बनी हुई है। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का यमुना अपवाह तंत्र यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।